लिक्विड का गैस हो जाता है, रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाता है। तो अगर मैं इस सिस्टम को अगर मैंने हीट प्रोवाइड की तो क्या होगा, सोलिबिलिटी को हम 3 टाइप्स में स्टडी करते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। तो ये जो हमारा सॉलिड इन लिक्विड है इसको हमने स्टडी किया था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग। तो अब हम देखेंगे सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को। तो ये जो हमारा गैस है वो हमारे लिक्विड के अंदर किस तरीके से सोल्यूबल होता है, कि कौन सी कंडीशन में हमारा जो गैस है हमारे लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होता है, वो अब हम देखेंगे। सपोज ये है मेरा लिक्विड और इसके अंदर मेरे कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स है जो मेरे इस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल है, और मेरे कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड, ये जो मेरा लिक्विड है इसके सरफेस के ऊपर मेरे कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और अब मैं इस सिस्टम को, इस बीकर को मैं करता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे मुझे 2 टाइप्स के गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मुझे प्रेजेंट मिलेंगे। एक जो है वो मेरे इस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल है और कुछ मॉलिक्यूल्स है जो मेरे इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर में प्रेजेंट है। तो अब देखिए ये जो मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स है ये इसमें सोल्यूबल कैसे है, ये गैस के मॉलिक्यूल इसमें किस कंडीशन में इसमें सोल्यूबल होते हैं। तो ये सोल्यूबल होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये फॉर्म करते हैं। ये जो मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स है जो इस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल है वो क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर्म करते हैं मेरे इन गैस के मॉलिक्यूल्स से जो मॉलिक्यूल्स मेरे सरफेस के ऊपर में हैं। यानी कि लिक्विड के अंदर सोल्यूबल गैस के मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर्म करते हैं सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनसे। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती क्या है और कैसे होती है वो हम देखेंगे। अब ये कंडीशन देखिए क्या होती है। अब सपोज अगर मेरे यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स अगर मेरे प्रेजेंट है गैस के, और यहाँ पे इस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स मेरे प्रेजेंट है, 50 मॉलिक्यूल्स मेरे प्रेजेंट है। इसका मतलब इस लिक्विड की जो सोल्यूबिलिटी है वो कितनी है, 50 मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, इतनी इसकी सोल्यूबिलिटी है इस गैस की, इस लिक्विड के अंदर। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारे इस लिक्विड के अंदर वो क्या करता है, इससे इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। अब वो कैसे करता है वो हम देखेंगे। अब देखिए सपोज अगर मेरा यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स अगर मेरा इस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल हो गया तो क्या ये क्या करते हैं, ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इन गैस का इस लिक्विड के अंदर वो क्या करता है, ये हमारे मॉलिक्यूल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, यहाँ से एक गैस को ऊपर कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स कम हुआ था और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ज़्यादा हुआ था, लेकिन साइमल्टेनियसली उसी टाइम को इसने क्या किया, इस सिस्टम ने क्या किया, जो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उन्होंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल्स को ऊपर डाल दिया। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल्स ने, इस डिसॉल्व गैस ने क्या किया, जो हमारी पहली कंडीशन थी उसको इक्वल बनाए रखा। अब सपोज अगर यहाँ से ये 3 मॉलिक्यूल्स अगर मेरे साइमल्टेनियस अगर एक टाइम को इसमें सोल्यूबल हो जाते हैं तो साइमल्टेनियसली उसी टाइम को क्या होगा, यहाँ से ये 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएंगे, इस लिक्विड से मेरे वो बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे 100 ही मॉलिक्यूल रहने देंगे और यहाँ पे 50 ही मॉलिक्यूल्स रहने देंगे। इससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारे लिक्विड, ये जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स है वो हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर्म करते हैं। ये हमारे मॉलिक्यूल्स इनसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में एसोसिएट होते हैं। तो अब देखिए, आप डेफिनेशन देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे डिसॉल्व गैस का, ये जो हमारे गैस है इसके अंदर वो हमारा डिसॉल्व गैस का कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम विद प्योर गैस। इक्विलिब्रियम, ये जो हमारा यहाँ पे ऊपर हमारे सॉल्यूशन के ऊपर में जो गैस है, इस गैस के साथ में इक्विलिब्रियम विद द प्योर गैस अबोव द सॉल्यूशन, मतलब ये जो हमारे सरफेस के ऊपर, सरफेस के अबोव में जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इन गैस के मॉलिक्यूल से हमारे ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म करते हैं। तो ऐसी होती है हमारी गैस की सोल्यूबिलिटी हमारे लिक्विड के अंदर। इस कंडीशन में हमारा गैस हमारे लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होता है। अब हम देखेंगे जो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से फैक्टर हमारी गैस की सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कि जब हमारा गैस जो है हमारे लिक्विड के अंदर होता है तब कौन से फैक्टर है जो हमारे गैस की सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हम देखेंगे प्रेशर। अब देखिए ये है मेरा बीकर, अब मेरे इस बीकर के अंदर ये मेरा लिक्विड है और इस बीकर के अंदर भी उतने ही लेवल का मेरा लिक्विड है। तो अब मैंने क्या किया, इस मेरे बीकर के अंदर, इस मेरे लिक्विड के अंदर सपोज मेरे कुछ मॉलिक्यूल्स गैस के प्रेजेंट थे और कुछ मॉलिक्यूल इसके ऊपर में थे। तो क्या हुआ, मैंने इस बीकर को, इस मेरी सिस्टम को मैंने लगाया था एक पिस्टन। अब क्या होगा जब मैं इस पिस्टन को प्रेशर करूंगा नीचे, तो क्या होगा, अब देखिए आप, सपोज मैंने इस पिस्टन को नीचे प्रेशराइज कर दिया तो ये मेरा पिस्टन आ जाएगा यहाँ पे, और इस सिस्टम में मेरे पहले कितने मॉलिक्यूल सोल्यूबल थे,
सपोज इसमें मेरे सोल्यूबल थे मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल्स मेरे गैस के इस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल थे, और इसके अंदर यार इस सिस्टम के ऊपर में, इस लिक्विड के ऊपर में मेरे 50 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे अनसोल्यूबल कंडीशन में। तो अब जब मैंने इसमें प्रेशर अप्लाई किया, जब मैंने इसको पिस्टन को यहाँ पे नीचे किया तो क्या हुआ, मेरा प्रेशर अप्लाई हुआ, मेरा क्या हुआ, प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो क्या होगा, ये जो मेरे 50 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, मेरे जो 50 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो मेरे प्रेजेंट थे उन पे प्रेशर पड़ा, तो क्या करेंगे, उस प्रेशर की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स मेरे इसमें ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला, जब हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, अब देखिए यहाँ पे मेरे ज़्यादा मॉलिक्यूल थे, लेकिन मैंने प्रेशर अप्लाई किया, मैंने पिस्टन को नीचे किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो इसमें सोल्यूबल हो गए, तो इसमें हमारी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। प्रेशर दिया तो क्या हुआ, हमारी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। इसका मतलब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, मतलब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो हमारी गैस की सोल्यूबिलिटी इस लिक्विड में बढ़ गई। तो यही हमें बताया हेनरी लॉ ने। अब हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ है C = KP। अब ये जो हमारा C है वो बताता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस, मतलब हमारे लिक्विड के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है हमारे गैस का, और ये हमारा K होता है हेनरी कांस्टेंट, और हमारा P होता है प्रेशर। तो हमें हेनरी लॉ से पता चलता है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है हमारा जब प्रेशर हमारा बढ़ता है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब अगर हमने प्रेशर को अगर इंक्रीज़ किया, अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, देखिए यहाँ पे हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, मतलब हमने यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाया, तो क्या हुआ, हमारी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई, और यही हमें पता चलता है हेनरी लॉ से। तो अब हम हमारा सेकंड फैक्टर देखेंगे जो है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, अब सपोज ये मेरा सॉलिड है, ये मेरा सॉलिड है, अब इसको अगर मैंने टेम्परेचर अप्लाई किया, इसको अगर मैंने नीचे से अगर इसको टेम्परेचर मैंने दिया, इसको अगर मैंने नीचे से टेम्परेचर अप्लाई किया तो क्या होगा, हीट अगर प्रोवाइड की तो क्या होगा, ये जो मेरे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है इनका रैंडमनेस बढ़ जाएगा, मतलब ये एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। ये देखिए, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा लिक्विड फॉर्म में आ गया, ये मेरा पहले क्या था, सॉलिड था, और अब ये मेरा आ गया लिक्विड। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने इसको टेम्परेचर दिया, हीट प्रोवाइड की, इसलिए इनकी रैंडमनेस बढ़ गई और ये हो गया मेरा लिक्विड। अब अगर मैं इसको भी अगर टेम्परेचर अप्लाई करूँ तो क्या होगा, इसको भी अगर मैंने टेम्परेचर अप्लाई किया, नीचे से अगर मैंने इसको हीट दी, तो क्या होगा, ये टेम्परेचर देने की वजह से इनका रैंडमनेस और बढ़ जाएगा। तो ये क्या होंगे, ये मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और ज़्यादा एक्सपांड हो जाएंगे। इसका मतलब ये आ गए अब मेरे गैस की कंडीशन में। तो हमें ये पता चलता है अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी रैंडमनेस बढ़ती है, उनका एक्सपांडेशन बढ़ता है। तो अब सपोज अगर ये मेरा बीकर है और इसके अंदर ये मेरा वाटर है, अगर मैं वाटर को अगर हीट अप्लाई कर रहा हूँ तो लिक्विड का अगर गैस हो रहा है, तो इसके अंदर जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको अगर इस बीकर को अगर मैंने हीट किया तो क्या होगा, अगर सॉलिड का लिक्विड हो जाता है, टेम्परेचर की वजह से लिक्विड का गैस हो जाता है, रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाता है। तो अगर मैं इस सिस्टम को अगर मैंने हीट प्रोवाइड की तो क्या होगा, मेरे जो गैस मॉलिक्यूल है उनका भी रैंडमनेस बढ़ जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो इस लिक्विड से अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से एस्केप हो जाते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब हमें पता चला कि हमारे जो गैस थी उसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। क्यों डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे सोल्यूबिलिटी से। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के अंदर गैस की जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो क्या होगी, वो सोल्यूबिलिटी हमारी कम होगी। इसीलिए ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा वो है हमारा साल्टिंग आउट इफेक्ट। अब ये साल्टिंग आउट इफेक्ट में क्या होता है, अब देखिए नाम में ही रखा है साल्टिंग, मतलब है हमारा साल्ट को ऐड करना। आउट में से हम समझते हैं कि हमारे गैस जो है वो आउट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, देखिए अगर सपोज ये है मेरा बीकर, ये मेरा बीकर है और इसके अंदर ये मेरा लिक्विड है, मेरा सॉल्वेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें ये मेरा गैस का मॉलिक्यूल्स है। अब आपको पता है ये गैस के मॉलिक्यूल सोल्यूबल कब होते हैं, जब इस गैस के मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग में हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी सोल्यूट हो, वो हमारे कोई भी सोल्यूट हमारा सोल्यूबल कब होता है, जब उसके सराउंडिंग में, सपोज ये मेरा सोल्यूट है, अब इसके सराउंडिंग में जब मेरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ये जो मेरा लिक्विड है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल जब मेरे इसके सराउंडिंग में आ जाएंगे, ये मेरे लिक्विड के मॉलिक्यूल जब इसके सराउंडिंग में आते हैं, इससे बॉन्डिंग बनाते हैं, तब हमारा जाके ये जो सोल्यूट है हम कह सकते हैं कि हमारा इसके अंदर सोल्यूबल है।
तो अब एज्यूम कीजिए सपोज ये मेरा गैस है और ये गैस इसमें सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये मेरा जो गैस है वो इसके अंदर सोल्यूबल है। तो अब क्या होगा, साल्टिंग आउट इफेक्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया साल्ट, मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब सपोज अगर मैंने इसमें NaCl, ये जो मेरा साल्ट है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये आ गया मेरा NaCl, ये मॉलिक्यूल जो है मेरे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स मेरे प्रेजेंट है लिक्विड के, ये जो मेरे लिक्विड के मॉलिक्यूल इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट थे वो यहाँ से चले जाएंगे, और वो यहाँ से कहाँ जाएंगे, वो यहाँ से इन साल्ट के सराउंडिंग में चले जाएंगे। जो मेरे निगेटिव मॉलिक्यूल्स होंगे वो पॉजिटिव Na के साइड में चले जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से, और जो मेरे इसके अंदर जो मेरे निगेटिव मॉलिक्यूल्स होंगे वो मेरे पॉजिटिव Na के अटैचमेंट में चले जाएंगे, और यहाँ पे जो मेरे पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स होंगे वो मेरे निगेटिव Cl के अटैचमेंट में चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो गैस था उसके सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स मेरे प्रेजेंट है वो सब मॉलिक्यूल्स मेरे यहाँ से एस्केप हो गए, यहाँ से चले गए साल्ट के सराउंडिंग में। तो अब इससे हमें पता चला अगर हम साल्ट को ऐड करते हैं तो हमारा गैस जो होता है उसके सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस को जिन्होंने सोल्यूबल किया हुआ होता है वो मॉलिक्यूल्स यहाँ से एस्केप हो जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स यहाँ से साल्ट की ओर चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ये जो साल्ट है अकेला पड़ गया। तो इसीलिए अब इसको ये इसमें सोल्यूबल नहीं है। क्यों सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में कोई मॉलिक्यूल्स रुकता ही नहीं है, इसीलिए ये जो गैस है वो गैस हमारा यहाँ से एस्केप हो जाता है, वो गैस यहाँ से निकल जाता है। अब हमें इससे पता चला हमारी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होती है। कब डिक्रीज़ होती है, जब हम साल्ट को इंक्रीज़ करते हैं। जब हम साल्ट को इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, अगर हमने साल्ट को ऐड किया, अगर हमने साल्ट को ऐड किया तो हमारी जो सोल्यूबिलिटी है वो सोल्यूबिलिटी हमारी कम हो जाती है, राइट। तो अब हम हमारा नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे जो है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे आप देखिए साल्टिंग आउट इफेक्ट में जो हमारा साल्टिंग आउट इफेक्ट है वो हमारा साल्टिंग आउट इफेक्ट है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी सोल्यूबिलिटी से। मतलब अगर हमने साल्ट को ऐड किया, अगर हमने साल्ट को ऐड किया तो हमारी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो अब जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनकी वजह से हमारी सोल्यूबिलिटी गैस की इंक्रीज़ हो जाती है। अब कैसे हो, देखिए अगर सपोज ये मेरा वाटर मैंने इसमें ले लिया, ये है मेरा वाटर, ये मेरा वाटर है। अब आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये हमारे 2H और ये हमारा O। और अगर मैंने इसमें ऐड किया अमोनिया को, अब अमोनिया हमारा, ये रहा हमारा अमोनिया, ये मेरे H, ये मेरे H। अब जब मैं इसके अंदर, जब मैं अमोनिया को ऐड करूँगा, अब जब मैं इस वाटर के अंदर में मेरे अमोनिया को जब मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा, आपको पता है सोल्यूबिलिटी कब होगी, जब मेरे इस अमोनिया से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो इससे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तब जाके मेरा ये अमोनिया इसके अंदर सोल्यूबल होगा। ये जो अमोनिया है वो मेरा गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो मेरा गैस यहाँ पे आया, अमोनिया का जो गैस मेरा यहाँ पे आया, तो इस गैस, ये जो मेरा गैस है ये हमारे वाटर के साथ सोल्यूबल कब होगा, जब हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जाके इस हमारे अमोनिया से बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तब जाके ये अमोनिया हमारे इस वाटर के साथ में सोल्यूबल होगा। ये बात हमें पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा N है, ये जो हमारा अमोनिया, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है हमारे H से। इससे हमें पता चला कि यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो अमोनिया था, ये रहा मेरा अमोनिया, ये मेरा अमोनिया ने क्या किया, मेरे अमोनिया ने और मेरे जो मेरे वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म की। अब मेरे वाटर के मॉलिक्यूल्स ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म की मेरे अमोनिया के साथ में, ये मेरा वाटर का मॉलिक्यूल से इसने मेरे बॉन्डिंग फॉर्म की मेरे अमोनिया के साथ में। इसका मतलब मेरा अमोनिया इसके अंदर सोल्यूबल हो गया। तो अब ये अमोनिया मेरा इसके अंदर सोल्यूबल क्यों हुआ, तो वो हुआ मेरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, अब इसके अंदर अगर बॉन्डिंग फॉर्म हुई तो हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारी केमिकल रिएक्शन हुई। इसका मतलब जब हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, तब क्या होता है, हमारी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। अब देखिए अगर इस अमोनिया की इस मॉलिक्यूल्स के साथ में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में अगर रिएक्शन नहीं होती, अगर इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होती, तो क्या ये मेरा अमोनिया इसके साथ में सोल्यूबल हो पाता, तो ये इसके साथ में सोल्यूबल नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस अमोनिया की और मेरे वाटर के मॉलिक्यूल्स की क्या हुई, एक दूसरे के साथ में हमारी, इस अमोनिया की और मेरे वाटर्स के मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के साथ में केमिकल रिएक्शन हुई। और केमिकल रिएक्शन हुई इसीलिए इसकी सोल्यूबिलिटी इसमें इंक्रीज़ हुई। क्यों इंक्रीज़ हुई, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन हुई तभी तो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकेंगे।
और जब हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तभी तो हमारी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी अमोनिया गैस की। तो इससे हमें पता चला अगर हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, अगर हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, इंक्रीज होती है, अगर हमारी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमारी सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। मतलब केमिकल रिएक्शन अगर बढ़ती है तो हमारी सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर केमिकल रिएक्शन हुई तो उनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन वो कंडीशन हमारे इसके अंदर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर एक्सेप्शनल कंडीशन है। वैसी कुछ थोड़ी सी बहुत कुछ कम ऐसे गैस है जो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तब उनकी सोल्युबिलिटी कम होती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन अगर इंक्रीज हो गई तो हमारी सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए। ये वही आपकी सबसे पहले हो गई आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की आपकी डेफिनेशन हो गई। सेकंड जो है आपके जो फैक्टर है वो फैक्टर सब आएंगे इसमें। अब सेकंड पॉइंट में आएगा हमारा प्रेशर आएगा, थर्ड पॉइंट में हमारा टेम्परेचर, फोर्थ पॉइंट में सॉल्टिंग आउट इफेक्ट और फिफ्थ पॉइंट में आपके आएंगे केमिकल रिएक्शन। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए।